हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन एलएनएम मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा के लिए है जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं। आज के वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी का आपको इस वीडियो में रिवीजन कराया जाएगा। सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। टोटल 83 प्रश्न है और 83 प्रश्न को कवर कराए जाएंगे। तो अगर आप भी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लिए हुए हैं तो पेपर 5 का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इस वीडियो में अच्छे से रिवीजन करने को मिलेगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर ही देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन किस शासक ने किया? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है कि मीर बख्शी किस विभाग से संबंधित होता है? तो मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि मुहतसिब नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो मुहतसिब नामक अधिकारी का कार्य था आचरण की देखभाल करना। अगला प्रश्न है कि मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी पद्धति कब आरंभ की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1566 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया में। सभी प्रश्न को आप A to Z कवर कीजिएगा। ये आपका रिवीजन ही ऐसा चीज़ होता है जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। अगर आप वीडियो को अच्छे से एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको सभी प्रश्न तो कवर हो जाएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो तो आपको आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरसूत मनसबदारी व्यवस्था का आरंभकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं था? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्तादार। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष प्रांतों में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की? तो याद रखिएगा कि अकबर ने जो है वो 1568 ईस्वी में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की थी। अगला प्रश्न है कि मराठों को मुगल सेवा में लाने वाला सम्राट कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है? तो याद रखिएगा अकबर को जो है, अकबर ऐसा मुगल सम्राट था जिसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 16 कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है कि अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष में समाप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही क्या था? तो दीन ए इलाही जो है वो अनेक धर्मों का मिश्रण था। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया गया? तो याद रखिएगा अकबर द्वारा जो इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर की पुनर्स्थापन की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1679 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल सम्राट ने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ? तो याद रखिएगा औरंगजेब मुगल सम्राट के शासनकाल में सतनामी विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक कौन सा था? तो औरंगजेब जो है ऐसा मुगल शासक है जिन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है कि गोकुला और राजा राम के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ? तो जाट विद्रोह जो है वो गोकुला और राजा राम के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी अमीरों के षड्यंत्र व गुटबंदी, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति, मराठों का विरोध। ये तीन ऑप्शन जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो हैं वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे।
इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर मुगल काल में नृप निर्माता कहलाते थे। राइट आंसर हो जाएगा सैयद बंधु। अगला प्रश्न है कि अवध राजा का संस्थापक कौन था। तो अवध राजा का संस्थापक कौन था, तो सआदत खां बुरहान मुल्क। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद राज का संस्थापक कौन था। तो हैदराबाद राज का संस्थापक था निजामुल मुल्क। अगला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खां किस राज्य का गवर्नर था। तो ये मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल राज्य का गवर्नर था। अगला प्रश्न है अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा कितने भागों में है। तो ये है आपको 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में दीवान के पद का सृजन किस शासक ने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला प्रश्न है मीर बख्शी किस विभाग से संबंधित होता है। तो मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है मुतसीब नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो मुतसीब नामक अधिकारी का कार्य था आचरण की देखभाल करना। अगला प्रश्न है नहर ए शाह का निर्माण करवाने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी शाहजहां। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया था। तो शेरशाह सूरी ने जो है वो सबसे पहले चांदी का रुपया चलवाया था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी प्रश्न को आप कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि असरफी नामक मुद्रा किस धातु से बनी होती है। तो याद रखिएगा असरफी नामक मुद्रा जो होता है वो सोना से बना होता है, सोना धातु से। अगला प्रश्न है मुगल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था। तो मुगल काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है कि सोरा मुख्यतः किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो सोरा जो है वो बारूद के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है नील की खेती मुख्यतः की जाती है। तो नील की खेती बंगाल बिहार में सबसे अधिक की जाती है। अगला प्रश्न है आगरा और फतेहपुर सीकरी मिलकर लंदन से बड़े थे, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है मानसरेट का है। अगला प्रश्न है कि भारत में धातु उद्योग कब प्रचलन में आया। तो भारत में जो है वो धातु उद्योग सिंधु सभ्यता के समय प्रचलन में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा कितने भागों में है। तो अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा जो है वो 3 भागों में है। अगला प्रश्न है मुंतखब उत तवारीख का लेखक कौन है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहा है कि मुंतखब उत तवारीख का लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है महाभारत का किस नाम से फारसी अनुवाद किया गया है। तो महाभारत का जो है वो नमा ए खिर्द अफजा फारसी नाम से अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पादशाहनामा का लेखक कौन है। तो पादशाहनामा का लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री बर्नियर किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था। तो प्रसिद्ध यात्री बर्नियर जो है वो शाहजहां ऐसा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है बर्नियर मूलतः क्या था। तो बर्नियर जो है वो एक चिकित्सक था। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है नहर ए शाह का निर्माण करवाने वाला मुगल सम्राट कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। नहर ए शाह का निर्माण करवाने वाला मुगल सम्राट था शाहजहां। अगला प्रश्न है खुदकास्ट किसान क्या होता है। तो खुदकास्ट किसान जो होता है वो होता है अपनी भूमि का मालिक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 10 साला बंदोबस्त किस मुगल सम्राट ने लागू किया था। तो ये लागू किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है पोलज भूमि क्या होती है। तो पोलज भूमि होती है प्रत्येक वर्षों की कृषि हेतु। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है अकबर ने भूमि को मापने के लिए
क्या प्रयुक्त किया था? तो अकबर ने जो है वो भूमि को मापने के लिए जरीब का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का रुपया चलवाया था? तो सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, असरफी नामक मुद्रा किस धातु से बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना। अगला प्रश्न है, तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो तांबे का जो सिक्का होता है उसको कहा जाता है दाम। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सिक्कों की नकल बनाना, माफ कीजिएगा, हाँ सही है, मुगल कालीन सिक्कों की नकल बनाना क्या है? मतलब क्या था, आसान था या कठिन था? तो ये आसान था। अगला प्रश्न है, मुगल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो वस्त्र उद्योग जो है, कोई प्रश्न ऐसा जो है रिपीट भी हो गया है, तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। मुगल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, सोडा मुख्यतः किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो सोडा जो है मुख्यतः बारूद के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, नील की खेती मुख्यतः कहाँ पर की जाती थी? तो नील की खेती जो है सबसे अधिक बंगाल एवं बिहार में की जाती थी। अगला प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी मिलकर लंदन से बड़े थे, यह कथन किसका था? तो यह कथन था मार्शरेट का। अगला प्रश्न है, भारत में धातु उद्योग कब प्रचलन में आया था? तो सिंधु सभ्यता के समय जो है वो भारत में धातु उद्योग प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे, इनमें से जो तीन ऑप्शन है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला है अमीरों के षड्यंत्र व गुटबंदी, दूसरा है औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति और मराठों का विरोध। ये तीनों ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऐसे कारण है जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। ये प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, उत्तर मुगल काल में नृप निर्माता क्या कहलाते थे? राइट आंसर हो जाएगा सैयद बंधु। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक था शहादत खां बुरहान मुल्क। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था निजामुल मुल्क। मुर्शिद कुली खां किस राज्य का गवर्नर था? तो ये बंगाल का गवर्नर था, बंगाल राज्य का मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानुज। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत कौन थे? तो चैतन्य जो है वो बंगाल में, चैतन्य संत जो है वो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नामदेव। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो अमीर खुसरो जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता कौन थे? तो गुरु अंगदेव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब एक ऐसा मुगल सम्राट था जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा जहांगीर। जहांगीर एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति को माना गया है? तो 9 प्रकार की भक्ति को भागवत धर्म में माना गया है। तो आज के वीडियो में टोटल 83 प्रश्न थे। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं और पार्ट 3 का जो 5 पेपर है हिस्ट्री ऑनर्स का, इससे रिलेटेड जितने भी 83 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सभी मैंने कवर करवा दिया है। अगर आप एक बार नहीं तो 2 बार को वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।